यहां लिख देता हूं, दैट इज 25 जून शिफ्ट 1। चलो, क्वेश्चंस फिर से ऑर्डर में नहीं है तो चेक करते जाना। गुड इवनिंग अमित, गुड इवनिंग्स। चलो भाई लो, पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन जो मेरे को गिवन है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज रिलेटेड टू एसी सर्किट। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है क्या है। तो स्टेटमेंट वन लिखता हूं। भैया स्टेटमेंट वन हमें क्या गिवन है कि एसी सर्किट कैन बी क्रिएटेड विद जीरो रिएक्टेंस, कि एसी सर्किट को क्रिएट करना पॉसिबल है विद जीरो रिएक्टेंस। और स्टेटमेंट टू है कि भैया एसी सर्किट विदाउट पावर इज नॉट पॉसिबल, मतलब एसी सर्किट जीरो पावर का बनाना पॉसिबल नहीं है। तो मेरे को बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, या दोनों ही करेक्ट है या दोनों ही फॉल्स है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड फॉल्स। भाई वेरी गुड। तो इसका डायरेक्टली पता है यार, एसी सर्किट विदाउट रिएक्टेंस बनाना मतलब बना सकते हैं। कैसे, कौन सा सर्किट हो सकता है विदाउट रिएक्टेंस? रिएक्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अगर मैं खाली एक रेजिस्टिव सर्किट ले लूं या फिर मैं एक एलसीआर सर्किट ले लूं जो रेजोनेंस में है, तो उस केस में हमारा एसी सर्किट कैसा बन जाता है? जीरो रिएक्टेंस का बन जाता है। तो भैया हमारे पास स्टेटमेंट वन क्या आ जाएगी? ट्रू। वेयर सेकेंड स्टेटमेंट, क्या एसी सर्किट जीरो पावर का बनाना पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है? है। क्या एसी सर्किट जीरो पावर का बनाना पॉसिबल है? क्या बता सकते हो कौन से केस में? इंडक्टर्स और कैपेसिटर जो क्रॉस पावर। बिल्कुल, इंडक्टर या कैपेसिटर अगर हम कनेक्ट करेंगे तो उस केस में वी आर एम एस और आई आर एम एस, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा? 90। और हमारा पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस थीटा, कॉस फाइव। तो यार अगर कभी भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होगा तो उस केस में पावर कंज्यूम जीरो हो जाएगा। तो भैया एसी विद जीरो पावर पॉसिबल है। तो इस केस में हमारा स्टेटमेंट वन ट्रू, स्टेटमेंट टू फॉल्स। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कहा जाता है स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई डन डन डन। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ गिवन है रेजिस्टेंस से रिलेटेड, कि सर्कुलर चीजें गिवन है। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, चेक करना। कि हमारे पास ये एक सर्कुलर वायर सा गिवन है, इस पे बैटरी कनेक्टेड है और अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है 5 वोल्ट की, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 5 ओम्स का, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस 5 ओम्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 2.5 ओम्स, और यहाँ पे लास्ट फिर एक रेजिस्टेंस 5 ओम्स का। ये क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कि भाई बैटरी से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। तो भैया बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे? कौन कौन से आपको सीरीज में दिख रहे हैं, कौन कौन से पैरेलल में दिख रहे हैं? काव्य तुम्हारा यही वाला पेपर था ना? यस सर। ठीक है, डन। सर पर पेपर में इसका सर्किट थोड़ा अलग बनाया हुआ था। पेपर में सर्किट अलग बनाया हुआ था, मेरे को मतलब डायग्राम। कनेक्टेड तो सारे सेम ही है ना कनेक्शन, लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर जो मेरे को मिला हुआ है यार, उसमें कनेक्शन इसी तरीके से गिवन है। सर मतलब जो जो पैरेलल और सीरीज में वो करेक्ट है, बस ऐसे उन्होंने दिखाया नहीं था इतना सिंपल। अच्छा ठीक है, फिर तो अब ये क्वेश्चन सिंपल हो ही जाएगा। भैया ये दोनों 5 जो ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, ये दोनों 5 पहले किस में होंगे? पैरेलल में। तो इन 5 और 5 का अगर हम पैरेलल फाइंड कर लें तो कितना आ जाएगा? 2.5। तो हमारे पास डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, 2.5, फिर से ये 2.5। तो भैया ये 2.5 और नीचे वाला 2.5 किस में हो गया? सीरीज में। इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5। तो फिर हमारे पास लास्ट सर्किट डायग्राम क्या बचेगा? कि यहाँ पे एक 5 है और ये वाला लास्ट वाला एक 5 है।
भैया फिर से इन दोनों को पैरेलल में जाएंगे, तो अगर ये दोनों पैरेलल में जाएंगे तो मेरे को बताओ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आ गया। 2.5 वेरी 2.5। गुड, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 2.5 ओम्स आ गया। बैटरी का वोल्टेज गिवन है 5 वोल्ट, तो अब तो करंट कैलकुलेट हो ही जाएगा V बाय आर से, तो हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर्स। भैया ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। यस सर। यस चलो सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशनल क्वेश्चन, और यार ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने कल ही किया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी हाइट, सॉरी फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इक्वल्स टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मेरे को बताओ भैया कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इस केस में, कि मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करनी है एट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। Gm/r+h²। बिल्कुल, इसमें वही वाला फॉर्मूला लगा दो, या तो सीधे सीधे G डैश इज इक्वल्स टू GM डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे को तो सिर्फ ग्रेविटी एट अ हाइट निकालनी है, अब की बार कंपेयर नहीं करना है मेरे को। तो ये हो जाएगा ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर हाइट इज इक्वल्स टू GM R प्लस H, डायमीटर जितना बोला हुआ है, तो मतलब ये हो जाएगा 2R, H की वैल्यू 2R। तो हमारे पास आ जाएगा GM/3R का होल स्क्वायर। 3R का होल स्क्वायर क्या बन गया, GM/9R²। भैया GM/R² क्या होता है, ग्रेविटी एट अ सरफेस। तो मेरे पास ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेविटी एट अ सरफेस डिवाइडेड बाय 9। भाई चेक करते जाओ, कोई डाउट हो पूछो इसमें। डन। डन, चलो बढ़िया। फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स का गिवन है कि हमें इंटेंसिटी I1 की वैल्यू गिवन है 9 और I2 की वैल्यू गिवन है 1। ये दोनों किसी एक पॉइंट पे मर्ज कर रही हैं। केस 1, कि भैया ये दोनों किसी एक पॉइंट पे सुपरपोज कर रही है, पॉइंट P, और पॉइंट P पे जो हमें फेज डिफरेंस गिवन है दैट इज π/2। फिर ये एक दूसरे पॉइंट पे भी सुपरपोज कर रही है, सुपरपोज कर रही है पॉइंट क्यू पे, पॉइंट क्यू पे फेस डिफरेंस हमें गिवन है पाई। तो जो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी आएगी और जो यहाँ पे नेट इंटेंसिटी आएगी, हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है। एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, चेक कर लो। हमें दो अलग अलग इंटेंसिटीज गिवन है 9 एंड 1, ये दोनों सुपरपोज कर रही है पॉइंट पी पे, और पॉइंट पी पे इन दोनों के बीच का जो फेस डिफरेंस है दैट इज π/2। सेकंड केस, कि भैया ये पॉइंट क्यू पे सुपरपोज कर रही है और पॉइंट क्यू पे इन दोनों के बीच का फेस डिफरेंस है पाई। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट इंटेंसिटी आएगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेट इंटेंसिटीज आएगी। मेरे को इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। भैया इसके फॉर्मूलेज याद हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट इंटेंसिटी। I1 + I2 + 2√I1 I2 cos भाई वेरी गुड, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। हमें डायरेक्टली फेस डिफरेंस गिवन है तो काम आसान ही है। तो सबसे पहले वाला आई नेट 1 निकाल लेते हैं। भैया वैल्यू 9 + 1 + 2 इंटू 9 इंटू 1, तो ये 2√9 ही हो जाएगा, इंटू कॉस π/2 का मतलब हो गया भैया 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री तो जीरो है, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट इंटेंसिटी कितनी आ गई, 10 आ गई। सिमिलरली जरा सेकेंड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ, सेकेंड इंटेंसिटी कितनी आएगी। भैया 9 और 1 10 + 2 इंटू √9 और कॉस पाई मतलब कॉस 180 डिग्री, 2√9 मतलब √9 3 हो गया 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 - 6, बिकॉज कॉस 180 कितना हो जाएगा -1। भैया 10 - 6 आपके पास कितना आया, 4 आया।
दो इंटेंसिटीज मिल चुकी हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 6। 6। तो यही आंसर है 6। 6 आई, 6 इंटेंसिटी आई। काव्य एक बार चेक करो, क्या ये क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही गिवन था या कुछ और तरीके से गिवन था ये वाला क्वेश्चन, अगर याद हो तो। सर यही थी वैल्यूज और ऐसा ही था। ठीक है, डन। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार मेरे को भी थोड़ा सोचने दो। क्वेश्चन कह रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है, दैट इज 4, और रिलेटिव परमिलेबिलिटी गिवन है, दैट इज 1। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 4 और रिलेटिव परमिबिलिटी हमें गिवन है, दैट इज 1। हमें फाइंड करना है, फाइंड द एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब हमें क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है फॉर TIR। अब भैया आप लोग बोलोगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमेबिलिटी का TIR से क्या लेना देना? भैया अच्छा खासा लेना देना होता है। उससे पहले, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी, क्या फॉर्मूला होता है इसका? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई वेरी गुड। जैसे अगर आपको याद हो, अगर किसी भी एक मीडियम में फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कर देते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता था कि फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। अब याद चीज ये, मतलब एक चीज याद रखो कि फोर्स और डाइलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ऊपर फोर्स इन वैक्यूम आ रहा है और नीचे फोर्स इन मीडियम आ रहा है, तो मतलब ये हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। भैया इसमें कोई दिक्कत है किसी को फॉर्मूले में? तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी बन गया, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सेम चीज रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होगा? यही सेम चीज होगी, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। पहले यहां तक का कॉन्सेप्ट चेक करो, यहां तक किसी को कोई डाउट है? अब मेरे को एक चीज बताओ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब परमिटिविटी एंड परमेबिलिटी? कुछ याद हो तो, मैग्नेटिज्म में किया C हुआ है। equals 1 by square root mu naught into भाई epsilon। वेरी गुड। C इज इक्वल्स टू 1/√ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यार बस यही करना था। क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? N इज इक्वल्स टू C/V, और रेसिप्रोकल में था वो। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ, और नीचे भी आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा मीडियम का म्यू एम इंटू ई एम, और नीचे हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। भैया म्यू एम बाय म्यू नॉट क्या बन जाएगा ये? भैया ये बन जाएगा हमारे पास रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये बन जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी। तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, क्या क्या गिवन थी? 4 और 1। तो 4 into 1 स्क्वेयर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 आ रहा है तो क्या क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या फॉर्मूला था TIR के लिए? Sin theta equals 1 by v। वेरी गुड, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। तो मेरे को बता दो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी हो गई? भैया क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हो गई 30 डिग्री। भैया चेक कर लो, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बता दो। और जैसे कंप्लीट हो जाए ये भी बता देना, नेक्स्ट पे आते हैं। ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया डिस्कस?
5th अब 6th, ठीक है। भैया करूं आगे कंटिन्यू, हो गया सबको कंप्लीट? यस। चलो यस। डन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। z कोई एक क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाय c टू द पावर 4। और क्वेश्चन में परसेंटेज एरर ऑफ a गिवन है दैट इज 2%, परसेंटेज एरर ऑफ b गिवन है दैट इज 1%, और परसेंटेज एरर ऑफ c गिवन है दैट इज 3%। मेरे को फाइंड करने के लिए बोला है परसेंटेज एरर इन z। भैया फिर से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आपको अगर यूनिट्स एंड डायमेंशंस पता हो तो हम फ्रैक्शनल एरर डेल्टा z बाय z क्या फॉर्मूला लिखते हैं, पावर को कोफिशिएंट बना देते हैं बस। तो 2 डेल्टा a बाय a, हेमंत वेरी गुड, सही भी आंसर, प्लस 3 डेल्टा b बाय b, प्लस c को ऊपर लेके जाओगे तो टू दी पावर -4 हो जाएगा। लेकिन पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, हम यहाँ पे प्लस ही लिखते हैं क्योंकि हमारा टारगेट होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालना। तो इनके बीच में हमेशा प्लस ही करेंगे। अगर इन पूरे को, इन सबको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भैया ये कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में। तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज एरर ऑफ जेड 2 इंटू ए का परसेंट है 2, तो 2 इंटू 2 का परसेंट, प्लस 3 इंटू बी का परसेंटेज है 1, प्लस 4 इंटू सी का परसेंटेज गिवन है 3। तो बस सॉल्व कर लो, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 12, फाइनल आंसर इज 19%। सर असली क्वेश्चन है वैल्यूज। असली क्वेश्चन में वैल्यूज क्या थी? वैल्यूज नहीं तो उसमें बस एक्सप्रेशन पूछा था। अच्छा ये बस एक्सप्रेशन पूछा था, फिर पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों इतना वो दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टाइम किसी और साइट से डाउनलोड करूंगा, क्या पता उस पर ज्यादा एग्जैक्ट पेपर मिल जाए। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं था। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट्स एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। कि ये हमें एक नॉन कंडक्टिंग शीट गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है दैट इज सिग्मा, और दो पॉइंट्स लिए हैं इन्होंने, पॉइंट्स P1 एंड पॉइंट P2। इन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। पॉइंट P1 तक का डिस्टेंस है L और पॉइंट P2 तक का डिस्टेंस है 2L। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। बताओ भैया क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P1 पे एंड P2 पे? ये शीट पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज शीट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट? भैया फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। तो चाहे मैं पॉइंट P1 पास लूं दूर लूं, किसी भी डिस्टेंस पे क्यों ना लूं, भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली है। तो चाहे मैं पॉइंट P1 की बात करूं चाहे पॉइंट P2 की बात करूं, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगी, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस। भाई मेरे को तो बस यही क्वेश्चन गिवन है, बाकी जिस जिसका ये अटेम्प्ट किया और 25 जून का, वो बता सकते हैं क्या क्वेश्चन यही था या इसमें भी कुछ चेंजेस थे? यही था सर। यही था, डन। सर अगर कंडक्टिंग होता तब इलेक्ट्रिक फील्ड। तब भी यही होता, तब भी यही होता। चाहे कंडक्टिंग प्लेट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग प्लेट हो, चार्ज यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डायग्राम में इन्होंने कुछ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन शायद से कुछ गिवन है इस तरीके का, तो
आंसर सेम ही आने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ओके सर। बिल्कुल। चलो भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कोई फोर्स वेक्टर, मास गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई बी, जहां पे ए क्या है, बी क्या है, कुछ बोला ही नहीं है, क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट कुछ है क्या। एक मिनट रुको। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइम 2 seconds इज एस इक्वल्स टू ए आई कैप। चलो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, देखते हैं मेरे क्वेश्चन में कुछ गलती तो लग रही है। भैया क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स वेक्टर गिवन है, दैट इज 10 i कैप प्लस 5 j कैप। मास ऑफ द पार्टिकल गिवन है, मास ऑफ द पार्टिकल इज 100 ग्राम्स। भैया ये ग्रुप पे किसी ने कुछ सेंड किया है क्या? ओके, तुम्हारा कुछ रोल नंबर्स वगैरह है, डन। फोर्स गिवन है, मास गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल इज डिस्प्ले स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, और हमें बोला हुआ है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन क्लियर है। एट टाइम 2 seconds, तो मेरे को वैल्यू बतानी है ए और बी की। फाइंड ए बाय बी। सब लोग पहले चेक कर लो भैया, सबको क्वेश्चन क्लियर है या क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है? डन, कैलकुलेट करना स्टार्ट करें। भैया कहा हो गया, चलो आओ स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। यार आपको पता है फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है? 10 न्यूटन, पॉजिटिव साइड है। फोर्स इन वाई डायरेक्शन कितना है? 5 न्यूटन, एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव गिवन है। पार्टिकल का मास गिवन है 100 ग्राम्स। तो यार इसको सबसे पहले किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये जो हमें फोर्स गिवन है वो न्यूटन में गिवन है। वैसे तो क्वेश्चन ने बोला हुआ नहीं है न्यूटन, मैंने अज्यूम कर लिया है। तो मास को किलोग्राम्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो 100 को डिवाइड किया 1000 से, तो हमारे पास मास कितना आ गया? 0.1 किलोग्राम्स। तो यार क्या आप मेरे को एसेलरेशन कैलकुलेट करके बता सकते हो एक्स डायरेक्शन में, और एसेलरेशन कैलकुलेट करके बता सकते हो वाई डायरेक्शन में? भाई एसेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कितनी आएगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है 10 डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एसेलरेशन? 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली एसेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितनी आएगी? फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो भैया फोर्स है हमारे पास 5 और मास है 0.1, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक के स्टेप चेक करो एसेलरेशन तक, किसी को कोई डाउट है? ओके डन। ओके काव्य, आपने आंसर भी निकाल दिया और आपका आंसर सही भी आ रहा है, वेरी गुड यार, मतलब एग्जाम में सही किया है। एसिलरेशन निकल गई है, तो यार अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो ना एक्स डायरेक्शन में। यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो 0, तो डिस्प्लेसमेंट इन दी एक्स डायरेक्शन हो जाएगा हाफ। एसिलरेशन है 100 और टाइम 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो भैया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगा 200 आई कैप मीटर्स में। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन निकाल लूंगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, कैंसल आउट। एसेलरेशन वाई डायरेक्शन में 50, टाइम का स्क्वायर 4। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 100 j कैप। क्वेश्चन ने पूछा था ए बाय बी की वैल्यू, तो ए बाय बी मतलब हो गया 200 डिवाइडेड बाय 100, तो फाइनल आंसर इज 2। सारे स्टेप्स चेक करो और मेरे को बताओ भैया, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। डन। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भैया, बहुत सारे कैपेसिटर्स गिवन है हमारे पास और सबकी वैल्यूज गिवन है, तो पहले मैं कैपेसिटर ड्रॉ कर लेता हूं। टोटल 8 कैपेसिटर्स गिवन है, दो, फिर ये 3, फिर ये 4,
5 6, दिस इज 7, दिस इज 8। ऐसे 8 कैपेसिटर गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है हर एक कैपेसिटर की वैल्यू है 8 माइक्रोफेरेड। और डायग्राम में बस ये चीज और ड्रॉ करके दे दी है, ये इस तरीके से, एंड देन फोर्थ ये इस तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। भैया बताओ कैसे सॉल्व करोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर सर्किट अलग था। सर्किट अलग था, इन्होंने शायद सिंपलीफाई करके दे दिया है फिर, है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब इसका आंसर तो आ ही जाएगा भैया। जैसे कैपेसिटर 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 5 6 7 8। भाई मुझे दिख रहा है कि कैपेसिटर 1 के साथ क्या किया गया है, कैपेसिटर 1 शॉर्ट सर्किटेड है। सिमिलरली भैया, सिमिलरली हमारा फोर्थ कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट अगर मैं कर रहा हूं तो क्या ये कैपेसिटर कंसीडर किया जाएगा, सेकंड और फोर्थ वाला। भैया शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है, क्या हुआ इतने शांत क्यों हो, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है कि यार ये वाली वायर कैसी वायर है, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है। एक बात खुद सोचो भैया, मेरा करंट ज्यादा किससे प्रेफर करेगा जाना, कम रेजिस्टेंस से या ज्यादा रेजिस्टेंस से, कम। कम रेजिस्टेंस से। तो यार सपोज यहां से कोई करंट पास कर रहा है सपोज, तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा तो ये कैपेसिटर से करंट फ्लो करेगा, ये कंसिडर होगा टिक। लेकिन अब करंट के पास जाने के दो रास्ते मिल गए, एक सीधा कैपेसिटर 2 से और एक नीचे की तरफ से। तो भैया नीचे वाले की तरफ से तो बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं है, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है। तो ये हमारा जो करंट है ये पूरा का पूरा नीचे से पास कर जाएगा। तो जब सेकंड कैपेसिटर से कोई करंट पास ही नहीं हुआ तो ये चार्ज नहीं होगा, ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये एक बेनिफिट, मतलब ये एक तरीका है शॉर्ट सर्किटिंग का। सिमिलरली थर्ड वाले से पास होगा, फिर से फोर्थ वाले से पास नहीं होगा, क्योंकि करंट पूरा का पूरा कहां चले जाएगा, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर से चले जाएगा। उसके बाद सारे कैपेसिटर कंसीडर किए जाएंगे। तो अगर 2 और 4 कट हो चुका है तो टोटल कितने कैपेसिटर्स आ रहे हैं आपके पास, टोटल 6 कैपेसिटर्स आ रहे हैं, और वो सारे के सारे किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। भैया सीरीज के लिए आपको फॉर्मूला पता ही होगा ना, कैपेसिटेंस इन सीरीज कैसे फाइंड करते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से 6 टाइम्स ऐड करते चले जाओ। तो चेक करो कितना आंसर आएगा ये। भैया एलसीएम आ गया 8, न्यूमरेटर आ गया 6, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 8/6 मींस 4/3 माइक्रोफेरेड। भैया चेक करो, और ये ऑप्शंस में गिवन था सेकंड ऑप्शन पे, ऑप्शन बी। भैया डन डना डन। यस। चलो बढ़िया। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एटम्स मॉडर्न फिजिक्स। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ बोर्स मॉडल, थर्ड ऑर्बिट बोला हुआ है, थर्ड ऑर्बिट किस किस का बोला हुआ है, ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। भाई अगर आपको याद हो ये चीज मैंने आपको बताई हुई है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो जो उसकी स्पीड है वो एटॉमिक नंबर और ऑर्बिट के नंबर पे कैसे डिपेंड करती है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। इसमें मेरे पास ऑप्शंस भी गिवन है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। ऑप्शन है 1:2, 2:1, 4:1 और 1:4। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालना चाहता हूं हाइड्रोजन के लिए, तो भैया ये हो जाएगा Z ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय n, जो हाइड्रोजन के लिए, डिवाइडेड बाय हीलियम के लिए करना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर फॉर हीलियम एंड n फॉर हीलियम। तो मेरे को चेक करके बताओ क्या आंसर आएगा।
भाई डी। दोनों के लिए n की वैल्यू तो सेम ही है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन 1, फॉर हीलियम 2, तो आंसर आ गया भैया ए, दैट इज 1:2। बिल्कुल सही। ये वाला भी कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यस। चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्रिंग ब्लॉक का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन फिर से पेपर 1 वाला जो लास्ट क्लास में था वो डिस्कस किया था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है कि भाई ये हमारे पास एक स्प्रिंग गिवन है जो अभी अपनी नेचुरल लेंथ पे है, एक ब्लॉक है जो इसकी तरफ आ रहा है किसी एक वेलोसिटी से, और वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है। क्वेश्चन बता दो क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ ब्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी गिवन है, विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, कंप्रेसेस द स्प्रिंग, हमें कंप्रेशन गिवन है, कंप्रेसेस द स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर सच दैट वेलोसिटी बिकम्स हाफ। मतलब उसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कंप्रेस करने पर वेलोसिटी लूज होगी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो ऑब्जेक्ट ने कितनी वेलोसिटी लूज कर ली है, हाफ। तो भैया मतलब ये कितनी हो गई है, 6 मीटर पर सेकेंड हो गई है। हमें मास ऑफ द ब्लॉक गिवन है, मास ऑफ द ब्लॉक इज 500 ग्राम्स, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। अबे भैया क्वेश्चन चेक करना है एक बार, यही क्वेश्चन आया था, ये इतना सिंपल वैसा आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन बस। यस सर, ये याद है। ठीक है डन। तो यार इसमें तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। भैया लगा दो बस, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या होगा, हाफ इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लॉस हो रहा है। गेन का मतलब क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है बिकॉज इनिशियली स्प्रिंग ना तो कंप्रेस थी ना तो स्ट्रेच थी, ये तो नेचुरल लेंथ है। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यार, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो साइड में सॉल्व कर देता हूं, चेक करेंगे। तो हाफ और हाफ तो पहली बात तो कैंसिल आउट हो गया, मास की वैल्यू हो जाएगी 0.5, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 144 माइनस फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 36 इनटू के की वैल्यू निकालनी है, एक्स का स्क्वायर 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैं इसको लिख देता हूं 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 900 इंटू 10⁻⁻⁴। आप सबको पता हो गया होगा कि -4 क्यों लिखा है, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, स्क्वायर जब किया तो 900 सॉरी। तो प्लीज वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो ये हो जाएगा कितना 0.5, 144 माइनस 36 कितना आ रहा है, 808 डिवाइडेड बाय 900, और 10⁻⁴ चले जाएगा ऊपर। भैया आप तो सॉल्व कर ही लोगे, 9 से डिवाइड कर रहा हूं 100, दिस इज 12, 12 इंटू 0.5 6, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻², तो फाइनल आंसर इज 600 न्यूटन पर मीटर। भैया जल्दी कंप्लीट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। डन सर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, यहां लिख देता हूं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है,
ऑफ रेडियस आर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज आर। मेरे को फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी एट अ पॉइंट आर विच इज लेस देन स्मॉल आर, कैपिटल आर, मतलब किसी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल के इनसाइड पॉइंट पे। पहले डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूं, चेक कर लेना। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, समझाने के लिए आपको दे रहा हूं कि यार ये हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर है, सॉलिड सिलेंडर है, याद रखना हॉलो सिलेंडर नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है। ये इसकी एक्सिस हो गई, इसका रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज कैपिटल आर, लेकिन किसी एक इनसाइड पॉइंट स्मॉल आर पे मेरे को भैया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर जिसको डायरेक्टली फॉर्मुलेज याद हैं वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। पहले ऑप्शंस लिख देता हूं, एक काम करता हूं फिर चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है दैट इज B is directly proportional to R. Second option, B is inversely proportional to R. Third option, B is directly proportional to R square. And last option, B is inversely proportional to R square. ए। भाई वेरी गुड। मैं यहाँ पे एक डिफरेंस कॉलम बना के लिख देता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए याद रहेगा। हॉलो सिलेंडर और भैया सॉलिड सिलेंडर, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड पॉइंट तो दोनों के लिए सेम है, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है, वेर सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, इधर भी सरफेस पे म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। लेकिन अगर हॉलो के इनसाइड पॉइंट की बात करूं तो भैया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होती है, क्योंकि एम्पेयर सर्कुलर लॉ के हिसाब से कोई करंट है ही नहीं अंदर, सिर्फ सरफेस पे है करंट तो। लेकिन सॉलिड वायर के केस में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर होता है, आर क्यूब होता है, आर स्क्वेयर होता है। तो अब इधर देख सकते हो आप कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, ऑप्शन ए। चेक करके देखो, कोई डाउट है तो पूछो। डन सर। डन। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा वाला क्वेश्चन लगता है मेरे को। 13th क्वेश्चन आते हैं, फ्रिक्शन चेन वाला क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना भाई। क्वेश्चन कह रहा है ये टेबल है और ये रफ सरफेस है, और इस पे हमने कोई एक चेन सस्पेंड करके रख दिया है ऐसे, ये हमारे पास एक चेन है, इसका कुछ पार्ट सस्पेंड कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ चेन ऑफ लेंथ, भैया टोटल लेंथ गिवन है 6 मीटर्स, इज हैंग्ड फ्रॉम द टेबल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है 0.5। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ L दैट कैन बी हैंग्ड सो दैट इट रिमेन्स एट रेस्ट। What is the maximum length L that can be hanged? अगर इससे ज्यादा लेंथ आपने सस्पेंड करी तो उसके बाद क्या होगा भैया, नीचे वाला वेट इंक्रीज हो जाएगा, वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर देगा, तो ये चेन रेस्ट पे नहीं रहेगी। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है आपको? यस सर। 2 मीटर्स। 2 मीटर्स बिल्कुल सही आ रहा है यार। किसने बोला 2 मीटर्स? सर काफी। काव्य तुमने तुमने ठीक है, बढ़िया यार। कैलकुलेट कर लिया था एग्जाम में सही से? यस सर। चलो बढ़िया, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हो, ठीक वैसे नहीं। चलो भाई, तो आप सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया। तो काव्य चलो तुम ये बता दो स्टेप्स। सबसे पहले भैया इसका वेट निकालेंगे, जो पार्ट सस्पेंडेड है, इसका वेट कैसे निकलेगा, इसका वेट जो पार्ट मास सस्पेंडेड पर है। यूनिट लेंथ। अरे वेरी गुड, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि भैया मास ऑफ हैंगिंग पार्ट, सस्पेंडेड पार्ट, भैया कैसे निकलेगा, टोटल मास। टोटल मास हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में?
नहीं सर, कट जाएगा मास हाँ का। कट जाएगा, गिवन नहीं है, मैं फिर भी चेक कर रहा था। टोटल मास गिवन नहीं है, टोटल लेंथ, अब सारी वैल्यूज फिर लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो m बाय एल इंटू जितनी लेंथ के लिए आपको फाइंड करना है, ये मास है। तो जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो होगा वेट। तो भैया वेट कितना होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट, भैया वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट हो जाएगा ये m डैश इंटू जी, मतलब m बाय एल इंटू स्मॉल एल इंटू जी। ये आ गई है इक्वेशन 1। अब सिमिलरली भैया इस पे ये वाला जो वेट है इसको नीचे पुल करने की कोशिश करेगा, तो इसको रोक कौन रहा होगा? इसको रोक रहा होगा पीछे फ्रिक्शन फोर्स। भैया फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है। लेकिन इधर म्यू एन क्या होगा भैया? स्मॉल एम जी। एम क्या है भैया? ऊपर वाली चेन का मास है। अब ऊपर वाली चेन का मास कैसे निकालोगे भैया? फिर से ही मास पर यूनिट लेंथ से। तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, कितनी लेंथ का फाइंड करना है मेरे को? कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल का। ये मास निकल गया, इसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स की। भैया दोनों को इक्वेट कर दो, म्यू इंटू कैपिटल एम बाय स्मॉल एम इंटू एल माइनस स्मॉल एम इंटू जी। ये होना चाहिए वेट के बराबर, और वेट आया था कैपिटल एम बाय एल इंटू जी। चेक करो क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है। भाई एम बाय एल, ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसल, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 इंटू कैपिटल एल की वैल्यू 6 माइनस कितना पार्ट हैंग कर रहा है, हमें स्मॉल एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इंटू एल। भैया सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 माइनस 0.5 एल इज इक्वल्स टू एल। तो 3 इज इक्वल्स टू 1.5 एल। तो एल की वैल्यू आ गई 3 डिवाइडेड बाय 1.5, दैट इज 2 मीटर्स। बिल्कुल सही कहा भैया। भैया सबको कंप्लीटेड है, मतलब सबका कंप्लीटेड, सबको समझ में भी आ गया है? यस सर। चलो गुड। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस। यार नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा है ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सपोज हमारे पास 2 सोप बबल्स हैं, एक को छोटा एक को बड़ा कंसिडर कर लो, मतलब 2 अलग अलग सोप बबल्स हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, ये हमारे पास 2 सोप बबल्स हैं, इसका रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस हमें गिवन है दैट इज 9 सेंटीमीटर। यार एक चीज याद रखो, जब आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे सोप बबल्स को, तो इनका है ना कुछ इंटरफेस बनेगा। देखो कैसे होगा इंटरफेस, समझाता हूं। ये आपका कुछ ना कुछ इंटरफेस बनेगा। इस तरीके से इंटरफेस बनेगा। तो इंटरफेस का रेडियस बिल्कुल अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या कभी किसी ने नोटिस किया है? अगर 2 सोप बबल एक के ऊपर एक सोप बबल होता है, तो यार याद रखो इनका जो एक कॉमन रेडियस होता है वो चेंज हो जाता है। हमें ये कॉमन रेडियस फाइंड करना है। क्या भैया ये चीज समझ में आई है? यस सर। डन। तो क्वेश्चन ने यही बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेस, कि भैया जो ये कॉमन रेडियस आएगा ये अलग हो जाता है, तो ये कितना आएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। अब यार अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई एक बबल है या कुछ है, सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट होगा। जैसे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ ए, और एक पॉइंट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ बी, मेरे को बताओ किस साइड प्रेशर ज्यादा होगा, ए पे या बी पे? ए। वेरी गुड, हमेशा जिस साइड कॉनकेव वाला सरफेस आ रहा है उस साइड प्रेशर ज्यादा होता है। तो ए पे प्रेशर ज्यादा है बी से, तो इसको हम कहते हैं एक्सेस प्रेशर। भैया मेरे को फॉर्मूला बताओ, अगर किसी को याद है तो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेस प्रेशर? किसी को याद नहीं है? भैया इस पे तो एक क्वेश्चन हमने किया हुआ भी था एफएसटी में। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R, जहां पे टी क्या है? टी सरफेस टेंशन है।
लेकिन सरफेस टेंशन कितना लेना है ये डिपेंड करेगा आपके ओपन सरफेसेस पे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर ड्रॉपलेट ले रहा हूं तो मेरे को बताओ कितने ओपन सरफेसेस हो गए, मतलब कितना सरफेस है जो एयर को ओपन है। भैया सिर्फ बाहर वाला एक ओपन सरफेस है, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स सरफेस टेंशन की वैल्यू टी ही लेंगे। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं सोप बबल, तो मेरे को बताओ कितने ओपन सरफेसेस हो गए, 2। दो, एक अंदर एक बाहर, तो इसको आप लिखोगे 2T। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट पता है कभी कभी क्या आ जाता है कि भैया ये एक लिक्विड कंटेनर है और इसके अंदर एयर बबल है, तो मेरे को बताओ कितने ओपन सरफेसेस हो गए, अभी भी एक ओपन सरफेस होगा, क्योंकि बाहर तो चारों तरफ आपकी बार लिक्विड है, एयर तो सिर्फ अंदर है, तो एक ओपन सरफेसेस होगा। क्या ये क्लियर हो गया, हाँ या ना? Yes, sir. तो इधर सोप बबल बोला हुआ है, सोप बबल बोला है, तो एक्सेस प्रेशर मैं लिखूंगा 2 × 2T/R। भैया आप क्या फॉर्मूला यूज करना है, दोनों को बस क्लब करना है। मैं क्या लिखूंगा कि भैया दोनों का प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेस प्रेशर है, सोप बबल 1 में, सोप बबल 2 में कुछ ना कुछ एक्सेस प्रेशर है, P1 P2। भैया जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास इन दोनों के डिफरेंस की वजह से एक फाइनल एक्सेस प्रेशर आएगा। तो बस वही करना था आपको। आप क्या लिखोगे, 4T/R1 माइनस 4T/R2, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 4T/R, जहां पे 4T/R क्या है, जो फाइनल उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है उसका एक्सेस प्रेशर। 4T कट गया, हमारे पास बचा 1/R1 दैट इज 6 सेंटीमीटर माइनस 1/R2 जिसकी वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो प्लीज मेरे को इस इंटरफेस के रजिस्टर इंटरफेस के रेडियस की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है सॉल्व करके। 18। बिल्कुल सही है आंसर 18, और 18 गिवन था फर्स्ट ऑप्शन में। सर पर ये क्वेश्चन शायद नहीं आया। ये क्वेश्चन शायद से नहीं आया था, पता नहीं यार फिर। टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर आया था कि एक बबल की टर्मिनल वेलोसिटी उसके रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल है। वो क्वेश्चन भी है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, वो भी करते हैं हम। मैं वही बोल रहा हूँ यार, एक्चुअली ये पेपर बनाया कैसे जाता है मैं आपको वो बताता हूँ कि यार जैसे स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आए हुए हैं, तो अब उन स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जितने क्वेश्चंस काफी मैच कर रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि हाँ भैया यही क्वेश्चंस है, तो वही उन्होंने बना के एक पीडीएफ वो कर दिया शेयर। कोई ऑफिशियल साइट से तो मैंने पेपर डाउनलोड किया नहीं है, मतलब वैसे साइट से, तो इसलिए काफी क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम होंगे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा ही होगा बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी ये क्वेश्चन यार फिर भी इंपॉर्टेंट था, सोप बबल वाला, इसको फिर भी अच्छे से कर ही लेना। क्वेश्चन है कि टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टर्मिनल वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे t लिख देता हूं, टर्मिनल वेलोसिटी। पहला ऑप्शन गिवन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r/2, सेकेंड ऑप्शन गिवन है r⁻0, मतलब r के प्रोपोर्शनल होगा ही नहीं। थर्ड ऑप्शन है r⁻1 और लास्ट ऑप्शन है r⁻2। यार किसी को टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ के ही नहीं गए थे, फ्लूइड मैकेनिक्स तो मैंने बोल भी दिया था, छोड़ देना। तो भैया 2 × σ/r²g, भैया ये फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो सिग्मा क्या है, सिग्मा भैया हमारा मीडियम की डेंसिटी, रो मतलब लिक्विड की डेंसिटी, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और वो सब। तो यार डायरेक्टली आंसर क्या मार्क कर दूंगा, किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, r² के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं, यस सर। चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है मेरे को दैट इज फोर्स का वेक्टर गिवन है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर गिवन है। फोर्स इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप
प्लस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप। क्वेश्चन ने बोला है टॉर्क फाइंड करने के लिए। मेरे को टॉर्क का फॉर्मूला बताओ पहले तो वेक्टर फॉर्म में, फिर देखेंगे। आर क्रॉस R एफ। cross F. भाई वेरी गुड, आर क्रॉस एफ करना, एफ क्रॉस आर किया होगा तो गलत ऑप्शन आएगा, बिकॉज दोनों ऑप्शंस गिवन है। एक मिनट रुकना प्लीज। मैं बोल रहा था यार, बिकॉज दोनों ऑप्शंस गिवन है, आर क्रॉस एफ वाला ऑप्शन भी गिवन है और एफ क्रॉस आर वाला ऑप्शन भी गिवन है, आपको ट्रिक करने के लिए। तो बस इसलिए मैंने आपको बताया भी था आर क्रॉस एफ करना। ये भैया हमारा सॉल्व होगा मैट्रिक्स वाले मेथड से। यहाँ पे लिख देंगे आई जे के। तो सबसे पहले मैं किसकी वैल्यूज लिखूंगा, आर की। तो 2 1 2, और फिर फोर्स की 3 4, 4 ही था हाँ, 4 एंड 2। तो भैया मेरे को बताते जाओ आंसर क्या क्या लिखते जाऊं। अरे हेमंत वेरी गुड, आंसर तुम्हारा मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, डन। भैया सबसे पहले आई के लिए कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई माइनस अपवर्ड्स मल्टीप्लाई। डाउनवर्ड्स मल्टीप्लाई किया तो आया 2 माइनस, उपवर्ड्स मल्टीप्लाई किया तो 8। जे के लिए पहले से ही माइनस लगा दिया, तो ये हो जाएगा 4 माइनस, चेक करते रहना भैया, मैं इसमें बहुत गलतियां करता हूँ, प्लस के, और के लिए हो जाएगा 8 माइनस 3। तो भैया जो आंसर आ रहा है मेरे हिसाब से -6 आई कैप, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। चेक कर दूं, ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन गिवन भी है और यही ऑप्शन गिवन भी है, सही, डी। भैया चेक करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत। No, sir. चलो डन। बस यार मोस्टली मेरे पास यही क्वेश्चंस थे, मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें मिसिंग है क्वेश्चंस कुछ, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चंस तो नहीं हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेपर लेता हूँ और उसमें कुछ थोड़ा